आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि ऋग्वेद का आखिर ऐतिहासिक महत्व क्यों है। क्योंकि ऋग्वेद एक धार्मिक ग्रंथ है और अक्सर धर्म ग्रंथों को ऐतिहासिक रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। तो आखिरकार ऋग्वेद में ऐसा क्या है कि इसे इतना ऐतिहासिक महत्व दिया जाता है। तो ऋग्वेद का ऐतिहासिक महत्व हम समझें उससे पहले इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में जरा संक्षेप में जान लेते हैं। हिंदू अथवा सनातनी मानते हैं कि वेद इस सृष्टि के सबसे प्राचीन व सबसे प्रथम धर्म ग्रंथ हैं। माना जाता है कि इनकी रचना स्वयं परमेश्वर ने की, इसीलिए इन्हें अपौरुषीय कहा जाता है। महान ऋषि जब ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंचकर ईश्वर से एकाकार हुए थे, तब ईश्वर ने उनके भीतर वेद के ज्ञान को प्रकाशित किया। वेदों का ज्ञान ऋषियों ने ईश्वर से सुना था, इसलिए यह श्रुति कहलाए। इन्हें श्रुति इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह श्रवण परंपरा के ग्रंथ हैं। इन्हें सुनकर याद रखा जाता था और इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम लिखकर नहीं अपितु मौखिक रूप से किया जाता था। तो यह तो हुई धार्मिक मान्यताओं की बात। अब देखते हैं कि विज्ञान वेदों को किस नजरिए से देखता है। धर्म के अनुसार तो माना जाता है कि चारों वेद एक साथ बने, लेकिन विज्ञान के द्वारा ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि वेदों में मौजूद भाषाई साक्ष्य यह साबित करते हैं कि यह वेद अलग अलग समय पर बने और इनमें ऋग्वेद सबसे पुराना है और अथर्ववेद सबसे बाद का। और अभी तक मिले साक्ष्यों के आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि वेदों को फिलहाल विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ नहीं माना जा सकता। हाँ, लेकिन ऋग्वेद को इंडो यूरोपियन भाषा का सबसे प्राचीन दस्तावेज जरूर माना गया है। ऋग्वेद को लेकर कई जो भ्रांतियां फैली हैं उनमें से एक यह भी है कि ऋग्वेद की कोई 1500 ईसा पूर्व पुरानी पांडुलिपि मिल चुकी है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इसकी जो सबसे पुरानी पांडुलिपि अभी तक मिली है वह लगभग 1464 ईस्वी की है, जो कि यूनेस्को में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा दी गई। हालांकि यह भी माना जाता है कि कुछ मंदिरों में ऋग्वेद की इससे भी प्राचीन पांडुलिपियां मौजूद हो सकती हैं, लेकिन उनके लिए यह बहुत पवित्र चीज है, इसलिए वह कभी इन्हें यूनेस्को या ऐसी किसी अन्य संस्थान को नहीं देंगे, इसलिए इनकी कालगणना फिलहाल नहीं हो सकती। तो अभी हमें फिलहाल यही मानना चाहिए कि हमारे पास करीब 500-600 साल पुरानी ही पांडुलिपि ऋग्वेद की मौजूद है। तो अगर हमारे पास ऋग्वेद की 500-600 साल से पिछली कोई पांडुलिपि मौजूद नहीं, तो फिर क्यों मान लिया विद्वानों ने कि ऋग्वेद हजारों साल पुराना है। तो ऋग्वेद की जो प्राचीनता है उसे समझने से पहले हमें उसकी वह विशेषता समझनी होगी जो इसे अन्य ग्रंथों से अलग खड़ा करती है और इसे किसी प्राचीन शिलालेख के समान एक प्राचीन दस्तावेज साबित करती है। और इसके लिए हम किसी आर्य आक्रमण सिद्धांत के विरोधी की बात नहीं कर रहे। इसके लिए हम किसी हिंदूवादी या हिंदू कल्चर को प्रमोट करने वाले किसी विद्वान की बात नहीं करेंगे। इसके लिए हम बात करेंगे आर्य आक्रमण सिद्धांत के प्रबल समर्थक, हिंदूवाद के कट्टर विरोधी, आर्यों को विदेशी बताने वाले विद्वान माइकल विट्ज़ल की। माइकल विट्ज़ल के अनुसार ऋग्वेद की शुरुआत से ऐसा परिश्रम किया गया जिससे कि इसके शब्दों में जरा भी बदलाव न हो सके। इसी का परिणाम है कि आज हमें कश्मीर, केरल और उड़ीसा जैसे एकदम अलग अलग इलाकों में भी ऋग्वेद का हर शब्द एक जैसा और एक से उच्चारण के साथ मिलता है। इसमें वह उच्चारण भी मिलते हैं जो कि सदियों पहले लुप्त हो गए। ऋग्वेद के शब्द आज भी बिल्कुल वैसे हैं जैसी इसकी रचना के समय रहे होंगे। इन्हें मौखिक रूप से बनाया गया और मौखिक रूप से इन्हें अगली पीढ़ियों को रटाया गया और इस बात का सख्ती से ध्यान रखा गया कि इनके उच्चारण में जरा भी फर्क ना आए। इसीलिए आज तक इसका एक भी शब्द, एक भी शब्दांश और एक भी उच्चारण नहीं बदल सका है। ध्यान रखिए, यह माइकल विट्ज़ल उन विद्वानों में से हैं जो वैदिक आर्यों को बाहरी बताने के प्रबल समर्थक रहे हैं, किंतु यह भी ऋग्वेद को इतना पक्का प्राचीन सबूत मानते हैं कि वे इसे उस प्राचीन काल में की गई टेप रिकॉर्डिंग के बराबर मानते हुए कहते हैं, जब ऋग्वेद का सस्वर पाठ होता है तो हम उसे बिल्कुल ऐसा मान सकते हैं जैसे हम कोई 3000 साल पुरानी टेप रिकॉर्डिंग सुन रहे हों। माइकल विट्ज़ल आगे यह भी कहते हैं कि ऋग्वेद किसी पांडुलिपि से अधिक महत्वपूर्ण है या किसी प्राचीन उत्कीर्ण लेख अथवा शिलालेख के बराबर महत्वपूर्ण है। वह यह भी कहते हैं कि इसमें दर्ज विवरण को हम ऐसा मान सकते हैं जैसे यह उस कालखंड का स्नैपशॉट हो। ये सारे विचार किसी भारतीय या भारतीय परंपरा के समर्थक के नहीं हैं, बल्कि उसके विरोधी विद्वान के हैं। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ऋग्वेद लिखित शिलालेखों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखी हुई भाषा में समय व स्थान के साथ उच्चारण में फर्क आ जाता है। जैसे एक अंग्रेज उसी शब्द को अलग तरह से उच्चारित करेगा और एक भारतीय अलग तरीके से,
भारत में ही अलग अलग हिस्से के लोगों के उच्चारण का लहजा अलग अलग होता है। कश्मीर का व्यक्ति अलग तरह से हिंदी या अंग्रेजी बोलेगा, केरल का अलग तरह से, बंगाल का अलग तरह से, हरियाणा का अलग तरह से बोलेगा। भाषा एक ही होगी, शब्द वही होंगे, लेकिन उसके बोलने का लहजा अलग होगा, टोन अलग होगी। लेकिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण एकदम एक जैसे सुनाई देंगे। ऋग्वेद को पीढ़ियों ने इतनी संजीदगी से और इतनी मेहनत से अपनी याददाश्त में सुरक्षित रखा है कि बीते हजारों सालों में इसके एक भी शब्द के उच्चारण तक में अंतर नहीं आने दिया है। और इसकी जो यह विशेषता है, यह विशेषता ही ऋग्वेद को किसी शिलालेख के बराबर ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण बना देती है। अगर और गौर करें तो ऋग्वेद अब तक मिले इंस्क्रिप्शन से एक मामले में और आगे है। वह यह कि यह उनसे कहीं अधिक विस्तृत है, यानी इसमें उस समय की बहुत सारी जानकारियां हमें मिल जाती हैं। 10,000 से ज्यादा मंत्र, इतना विस्तृत कोई शिलालेख हमें नहीं मिला। लेकिन इसकी एक खामी भी है, वह यह कि इसकी काल गणना उस सटीकता से नहीं की जा सकती जिस सटीकता से किसी शिलालेख की जा सकती है, क्योंकि यह मैटेरियल इंस्क्रिप्शंस नहीं है। इसलिए मैटेरियल मेथड से इसके कालखंड का पता नहीं लगाया जा सकता। तो फिर जो भाषा विज्ञानी हैं उन्हें कैसे पता चला कि ऋग्वेद कितना पुराना है? तो कई लोग समझते हैं कि जब तक हमें मैटेरियल इंस्क्रिप्शन ना मिले हम पुरानी चीज का आइडिया नहीं कर सकते। ये उनका भ्रम है, क्योंकि जब भाषा शुरू हुई तो वो शुरू में लिखित रूप में नहीं थी। शुरू में लोग आपसी बातों को बोलकर ही एक दूसरे से व्यक्त करते थे। लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता है। लिपि का जो आविष्कार है, लिपि का जो निर्माण है, वो बहुत बाद में हुआ। इसलिए केवल यह कह देना कि जब तक किसी चीज का कोई लिखित शिलालेख ना मिले तब तक आप उसे महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे, ये अपने आप में एक मूर्खता की बात है। भाषा विज्ञान अपने आप में एक विज्ञान है और वो एक अच्छा अंदाजा लगा सकता है। तो चलिए फिर से अपनी बात में आते हैं। मैक्स मूलर ने ऋग्वेद के पूर्ण होने की जो तिथि है वो 1200 ईसा पूर्व मानी थी। कैसे? देखिए, भारत में बुद्ध काल के बाद से हमारे पास काफी डेटेबल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं और जो बुद्ध काल है उसका समय 600 ईसा पूर्व माना गया है। विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि वैदिक साहित्य निर्विवादित रूप से बुद्ध काल से पुराना है। अब वैदिक साहित्य में कई लेयर्स हैं, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इसके बाद बाकी 3 वेद आते हैं, इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, फिर अरण्यक ग्रंथ आते हैं, फिर उपनिषदें आती हैं और फिर अंतिम लेयर में सूत्र आते हैं। यानी ऋग्वेद की रचना काल तक पहुंचने के लिए आपको कई कालखंडों की कल्पना करनी पड़ेगी, जिसमें यह सारा वैदिक साहित्य बना। मैक्स मूलर ने वैदिक साहित्य की हर स्टेज के लिए 150-200 साल का कालखंड माना और इस प्रकार ऋग्वेद के पूरा होने का समय कम से कम 1200 ईसा पूर्व, यानी कि बुद्ध काल से करीब 600 ईसा पूर्व तक का मान लिया। एक और आधार भी था इसे 1200 ईसा पूर्व मानने का, वह यह कि सभी भाषाविद इस बात पर सहमत हैं कि ऋग्वेद आयरन एज से पुराना साहित्य है और उस समय तक माना जाता था कि आयरन एज भारत में 1100-1200 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुई थी। इसलिए भी माना जाना चाहिए कि जो ऋग्वेद है वो 1200 ईसा पूर्व तक बन चुका होगा। विद्वानों ने यह भी पाया कि ऋग्वेद को बनाने में रचयिताओं की कई पीढ़ियां लग गई थी। ऋग्वेद को पढ़ने से यह बात स्पष्ट होती है कि इसे लंबे कालखंड में बनाया गया। ऋग्वेद के अंदर 10 बुक्स हैं जिन्हें मंडल कहा जाता है। इनमें दूसरे से लेकर 7वें मंडल को फैमिली बुक्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें से हर एक को किसी न किसी ऋषि के परिवार ने बनाया था। जैसे दूसरा मंडल गृत्समगदों ने बनाया, तीसरा विश्वामित्रों ने, चौथा वामदेव अंगिरसों ने, 5वां अत्रियों ने, 6वां भारद्वाजों ने और 7वां वशिष्ठों द्वारा बनाया गया। तो सभी पाश्चात्य विद्वानों ने माना कि इन मंडलों की जो भाषा है और जो मंत्रों की रचना है उसे देखने से स्पष्ट है कि यह मंडल ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल हैं। इस प्रकार मंडल 2, 3, 4, 6 और 7 को ऋग्वेद का सबसे प्राचीन हिस्सा माना गया, मंडल 5 को इसके बाद का, व बाकी मंडल यानी कि 1, 8, 9 और 10 को इसके बाद का माना गया। ऋग्वेद के इस क्रोनोलॉजिकल डिवीजन को, इस कालानुक्रमिक विभाजन को सभी पाश्चात्य विद्वान पूरी तरह स्वीकार करते हैं। और जैसा ऋग्वेद आज हमारे सामने उपलब्ध है, इसका ऐसा रूप लगभग 1200 ईसा पूर्व के समय सामने आया होगा। तो ये बनना कब शुरू हुआ होगा, कितना समय लगा होगा? तो मैक्स मूलर ने माना कि अपने अंतिम रूप में आने से 200-300 साल पहले इसकी रचना की शुरुआत हो गई होगी, यानी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि क्या वाकई में ऋग्वेद इतना ही पुराना है जितना पुराना इसका अंदाजा उस समय के विद्वानों ने लगाया, या फिर यह इससे भी अधिक पुराना है। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें।
ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।